नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, आज मैं फिर से आप सबों के बीच आया हूं। डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस सेट 10, जो कि हमारा पेडागोजी 3 चल रहा है, उसी का ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं CDP के, और ये आगामी सीटेट परीक्षा को देखते हुए चलाया जा रहा है, जिससे कि आशा करते हैं कि आपको आगामी आने वाली सीटेट की परीक्षा में मददगार साबित होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी भाई बंधु लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर का दिया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी बालक में के प्रारंभिक व्यक्तिगत विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। ठीक है, बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव, समयात्मक सुरक्षा की बालक में आंशिक योग्यता, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, घर का वातावरण विद्यार्थी के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और माता पिता से बालक का लगाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। ठीक है, ओके। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यही बताना है कि रटने का प्रवृत्ति को बढ़ावा किस प्रकार के प्रश्नों से मिलता है। तो ये किस प्रकार के प्रश्नों से मिलता है, तो निबंधात्मक प्रश्न जो रहता है ना, उसी से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। भाषिक बुद्धि दैट मीन्स जैसे जो कवि हो सकता है, पोइट हो सकता है, या फिर आपका कोई लेखक हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई संगीतकार हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या बताते हैं, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, देखिए, स्वर राग सुर के प्रति संवेदनशील, ध्यान देने और दूसरे में अंतर करने की योग्यता नहीं। ठीक है, दीर्घ तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, ये भी नहीं होगा। देखिए, शब्दों के अर्थ क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति, देखिए एक कवि में यही तो होता है कि शब्द का अर्थ क्रम क्या होना चाहिए और भाषा का विविध प्रयोग क्या है, यही तो कवि की खासियत होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस बालकों के लिए है, किस प्रकार के बालकों के लिए। सबसे पहले तो देखिए, मारिया मॉन्टेसरी एक थी जो विकास के प्रणाली के बारे में बताती है। कौन, मारिया मॉन्टेसरी, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शंस है, मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, औसत बुद्धि बालकों के लिए, और सृजनशील बुद्धि वाले बालकों के लिए। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 1। ये किसके लिए बताती हैं, तो मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए ये प्रणाली क्या विकसित किया गया है, और किसने किया है, तो मारिया, याद रखिएगा, इनका नाम है, ये फॉरेन की थी, मारिया। व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है कि इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है। यह अधिगम के वृद्धि हेतु आवश्यक साधन है। इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। इसका प्रयोग एकांकी के रूप में उत्तम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, देखिए इसी में दोहराया जाता है, साफ साफ हमें दिख रहा है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन ऐसा कुछ नहीं है, अनुभवजन्य अधिगम नहीं होता है, अनुकरण सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में क्या बताता है, सीखने हेतु दोहराना आवश्यक है। प्रयास त्रुटि गलत हुआ, प्रयास करते रहिए, ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक संवेग नहीं है। देखिए, संवेग की बात हो रहा है, पलायन, भय, क्रोध और भूख। देखिए, संवेग इमोशन क्या नहीं है, क्रोध इमोशन है, भय एक तरह का इमोशन है, देखिए भूख एक तरह का इमोशन है, पलायन दैट मीन्स कि आप भाग जाते हैं कहीं से, ये इमोशन नहीं है, ये फिजिकल क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 1। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। किसका कथन है, स्टैनले, जीन पियाजे, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो साथियों, ये स्टैनले का
कथन है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, देखिए हम लोग तुलना नहीं करते हैं, ठीक है। औसत विद्यार्थी है या कोई एवरेज है या फिर इंटेलिजेंट, ऐसा भी नहीं बताते हैं स्कूल में। शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना, ये तो कुछ ठीक लग रहा है। और प्रतिपुष्टि, जिसको फीडबैक कहते हैं, देने के लिए तकनीक भाषा का भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था में लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उसमें लक्षण दिखने लगता है, ये कब होता है? बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में। तो ये बाल्यावस्था से ही बच्चे में दिखने लगता है कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं मंद बैठे रहते हैं, और कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव होगा, कुछ कुछ करते रहेगा, ठीक है, चाहे वो बदमाशी ही क्यों ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया के किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना और अनुकरण के आधार पर सोचना। तो देखिए क्या कह रहा है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने का सबसे उच्च माना गया है, सोचने को सबसे हायर माना गया है। तो देखिए तर्क के आधार पर, ना तो रुचि, ना तो अनुभव और ना तो तर्क वितर्क, डिबेट को यहाँ बहुत ही महत्व दिया गया है, ठीक है। किसी बालक की मानसिक प्रक्रिया एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोविज्ञान विधि है? साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, निरीक्षण अथवा बहिर्दर्शन विधि और ये सभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों साक्षात्कार भी, और ये भी और ये भी। तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। देखिए जब एक शॉर्टकट में बताऊं आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए हों और लास्ट वाला ऑप्शन हो ये सभी, तो अक्सर 90% केस में क्या होता है कि आंसर 4th ही होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप 4th के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। 90% चांस है कि आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो, अगर आपको आता है तो फिर तो आप अपने समझ के अनुसार करें, ठीक है। 13 है, प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा, देखिए इस बात पे ध्यान रखेंगे, रटने पर जोर नहीं देते हैं। बालक के प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। केवल बालक के नैतिक और विकास, केवल आ गया, देखिए बालक के नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर नहीं दिया जाता है, इसमें तो संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या बचता है? इनमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। तो देखिए राइट आंसर यही है, व्यवहारिक जब होगा तभी तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आज पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप टीचर बन रहे जा रहे हैं, अभी भी पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं किसमें? देखिए सभी मानद कई प्रकार के कौशल में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, केवल खेलकूद में ऐसा नहीं होगा, केवल शैक्षणिक कार्य में ऐसा नहीं है, सभी उदंड कार्य मतलब बदमाशी करने में होता है खाली, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो कई प्रकार के कौशलों में क्या होते हैं, वो निपुण होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन है? देखिए क्या ये रॉबर्ट का है, क्या ये फ्राइड का है, क्या ये सीयर्स का है, क्या ये पियाजे का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये जीन पियाजे ने कहा है। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है, बच्चों के समाजीकरण में आर्थिक सिद्धांतों हेतु, भूगोल के सिद्धांतों हेतु और इनमें से कोई नहीं। देखिए निचली कक्षा का बात हो रहा है, अपर का नहीं। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति क्यों आवश्यक है? बच्चों में समाजीकरण हेतु, ना तो आर्थिक से मतलब है, ना तो भूगोल से मतलब है, ना। नेक्स्ट है, देखिए विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, ठीक है, ओके, व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से और एकीकरण के सिद्धांत से। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है विकास, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। देखिए संक्रियात्मक अधिगम, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत
और अनुबंधन। तो देखिए नाम से आपको पता चल जाएगा, सूझ का इस्तेमाल करेंगे तो समस्या सुलझ जाएगा। ठीक है, सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधी समस्याएं हैं। क्या होता है? माता पिता की आर्थिक समस्याएं, ठीक है, ये भी होता है। सामाजिक अभिवृत्ति भी होता है। उच्च जाति के शिक्षकों का छात्रों के प्रति उदासीन व्यवहार, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। देखिए अभी भी थोड़ा देर पहले बताए थे 90% केस में क्या होता है, अगर आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया गया है, ऑल ऑफ दीज दिया गया है, तो यही होता है। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो ऑल ऑफ दीज आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के भाव और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा बच्चों के शारीरिक विकास की तुलना। देखिए क्या करते हैं, भाव और विचार का मूल्यांकन करते हैं, शारीरिक क्यों जाना। ठीक है, उसके बाद बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना, अपने विषय के बच्चों की ज्ञानात्मक जांच करना, और बच्चों के अभिभावकों की शैक्षिक, देखिए अभिभावक के शैक्षिक योग्यता से क्या, भावों और विचार को का मूल्यांकन करना है। अपनी कक्षा के बच्चों को, कौन जो जिसको हम पढ़ा रहे हैं, उसमें इमोशन और उसका जो विचार है उसका मूल्यांकन हम करना चाहते हैं। सबसे बेहतर उपाय क्या होगा साथियों? जैसे सबसे बेहतर उपाय है, देखिए अपने विषय में बच्चों की ज्ञानात्मक नहीं हो सकता है, वो बच्चा बहुत ही मैथ में अच्छा हो लेकिन और सब्जेक्ट में खराब हो, देखिए उसमें भाषा विकास की जानकारी को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। ठीक है, मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, किसका कथन है? देखिए स्किनर का, जिन पियाजे का, हर्बर्ट का, फ्रीमैन का। यह कथन किसका है? देखिए साथियों यह कथन हर्बर्ट का है। ठीक है, वातावरण का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, ये किसने कहा है? हर्बर्ट का है। और ये सही भी है एक्चुअली, आप जिस वातावरण में आप रहते हैं आप उसी के तरह ढल जाते हैं, खुद को ढाल लेते हैं और खुद उसी के तरह बन जाते हैं। जैसे कि आपका लैंग्वेज उसके तरह हो जाएगा, आपका रहन सहन उसके तरह हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका उसके तरह हो जाएगा। ब्रूनर के, नेक्स्ट है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है? संकेतों द्वारा, सक्रियता द्वारा, भाषा द्वारा, दृश्य प्रतिभा द्वारा। तो कैसे नहीं करता है साथियों? इसका हो जाएगा भाषा द्वारा। शिशु है तो भाषा द्वारा बोल थोड़ी पाएगा, सक्रियता दिखा सकता है दृश्य प्रतिभा द्वारा और संकेत द्वारा, ये तीनों सही है। और ये ठीक है, नहीं करता है, देखिए नहीं पूछा गया है तो इस बात पर ध्यान देना है, ये भाषा द्वारा नहीं करता है। नेक्स्ट है, देखिए डैश से ग्रस्त बालक बच्चे की पढ़ने की अक्षमता प्रदर्शित करता है। देखिए आपको पहले भी बताए थे और आज फिर बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? डैश से ये डिसलेक्सिया है, पठन विकार है। पठन विकार क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। ठीक ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सेकंड। डिसकैलकुलिया, याद रखिएगा, कैलकुलेशन, दैट मीन्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा उसको। ठीक है, डिस्ग्राफिया, जैसे डिस्ग्राफिया रहेगा तो लिखने संबंधी, देखिए ग्राफ है तो लिखने संबंधी होगा। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो सामान्य हो या फिर सृजनशील हो। ठीक, देखिए प्रभावशाली और सृजनशील शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, प्रभावशाली और सामान्य शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, सामान्य अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा। सबसे देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन केवल वाला निगेटिव है। यहाँ को चाहे सबसे सुपर बताना है हम लोगों को, सबसे बढ़िया कौन सा है? तो सबसे बढ़िया है जिसमें नॉर्मल बच्चे भी हो और अधिगम अक्षम बच्चे, अगर कुछ डिसेबिलिटी वाले बच्चे हों तो उसको एक साथ रख के हम पढ़ाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। अभी यही चल रहा है। निम्नलिखित में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ठीक है, उसके बाद घन रचना परीक्षण, जलोटा सामान्य मानसिक परीक्षण और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। देखिए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा घन रचना परीक्षण। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक के प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं? देखिए सिंबॉलिक थॉट कब आने लगते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में, या फिर पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था और औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? देखिए सिंबॉलिक थॉट कब आने लगता है? तो सिंबॉलिक थॉट साथियों पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में आने लगता है। ठीक है, प्री कॉन्क्रीट स्टेज में आने लगता है। और इसका स्टेज क्या है? ये देखिए 0, आपको मैं बताऊं, ठीक है, तो इसका स्टेज है 0 से 2, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष। इसका पूर्व संज्ञात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष।
और 7 से 11 होता है इसका, वो मूर्त संख्यात्मक और फॉर्मल संख्यात्मक होता है। कब? तो ये होता है 11 से ऊपर के बच्चों के लिए। तो कहाँ विकसित होता है सिंबॉलिक थॉट? ठीक है, 2 से 7। और इसी में आपको पूछेगा कि रिवर्सिबिलिटी कब आ जाता है, तो याद रखिएगा रिवर्सिबिलिटी आ जाता है मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। और औपचारिक चिंतन, जब बच्चा तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करने लगे तो वो क्या आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में आ जाएगा। और सेंस भाषा विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो होता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के बारे में बात कर रहा है। क्या है? शिक्षक को आधार, जब आप ही बताइए कि जब चाइल्ड सेंटर्ड है यहाँ पे, तो शिक्षक क्या करेगा? ये तो होगा नहीं। शिक्षार्थी को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना, अभिभावक को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थी को आधार मानकर, यानी स्टूडेंट को सेंटर मानकर, ठीक है, और उसके अनुरूप ही हमको शिक्षा का व्यवस्था करना है। यही तो है बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल हो जाता है, शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, रोचक हो जाता है, और शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। देखिए, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ मिलता है, ये शिक्षकों के बारे में क्वेश्चन है। तो क्या हो जाता है, कक्षा में क्या पढ़ाना है उसको देख के हम लोग उसका ज्ञान हो जाता है और पढ़ा लेते हैं। देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं जिसका IQ 80 से कम हो, 50 से कम हो, 90 से कम हो और 70 से कम हो। तो ये आसान क्वेश्चन है साथियों। तो टर्मन कहते हैं कि अगर बुद्धिलब्धि अगर आपका कितना है, 70 से कम है, तो आप क्या है, मंदबुद्धि वाले बालक कहलाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। देखिए, बोलने के दोष से संबंधित आवाज़ की समस्या, हकलाना व तुतलाना, ये तो बोलने का दोष है। ठीक है, और अशुद्ध आचरण, ठीक है, आवाज़ की समस्या ये भी तो एक तरह का दोष ही हुआ साथियों, और अशुद्ध आचरण भी दोष ही हुआ। तेज बोलने वाले ये दोष नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो देखिएगा हर एक टीचर का आवाज़ क्या हो जाता है, बुलंद हो जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाना होता है, तो चूँकि वो तेज़ बोल के पढ़ाते हैं, तो ये बोलने का दोष तो कतई नहीं होता है। देखिए, नहीं पूछ रहा है, तो बोलने का ये दोष नहीं है, ये विशेषता भले बोल सकते हैं। ये टीचर जोर से बोल के पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, तो तेज़ बोलने की समस्या क्या है, ये दोष नहीं है। साथियों, आज 30 क्वेश्चन था। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।